अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो ठीक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो एसके सीरीज़ के एमसीक्यूज़ हम कर रहे थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है 46, प्योर फ्रेनिक इनर्वेशन टू विच पार्ट ऑफ द प्लूरा। किस पार्ट ऑफ द प्लूरा को प्योर फ्रेनिक इनर्वेशन जा रही होती है, तो मेडिएस्टर्नल प्लूरा जो होता है उसको प्योर फ्रेनिक इनर्वेशन दे दिया। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हमें। कॉस्टल प्लूरा जो है वो इंटरकॉस्टल नर्व से सप्लाई होता है। मेडिएस्टर्नल प्लूरा को अगर आप देखें तो प्योर फ्रेनिक नर्व से सप्लाई हो रहा है, जबकि डायफ्रेगमेटिक प्लूरा का जो नीचे वाला डोम होता है वो फ्रेनिक नर्व से सप्लाई होता है, और जो उसका पेरिफेरल पार्ट है वो लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स के थ्रू सप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो प्योर फ्रेनिक इनर्वेशन किसकी होगी? मेडिएस्टर्नल प्लूरा की। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन द लंबर रीजन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास इसका सीक्वेंस क्या था अगेन देख लेते हैं। L2 के बाद L1, अगर L1 ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमारे पास प्रेफरेबल ऑप्शन क्या होगी? T12 टू L2, और यहाँ ऑप्शन हमने T12 टू L2 चूज़ किया। नेक्स्ट इज पेन ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द नर्व इन द इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के अंदर कौन सी नर्व पास कर रही होगी? इंग्वाइनल कैनाल से भी आपको हिंट मिल रहा है, इलियो इंग्वाइनल नर्व। और इलियो इंग्वाइनल नर्व जो भी कंप्रेस होगी तो पेन होगी इन द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, अ यंग मेल हैड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिजल्टेड इन फीमर फ्रैक्चर। ठीक है, जब भी हमारे पास बोन फ्रैक्चर की बात आए और बोन फ्रैक्चर के बाद पेशेंट को डिस्निया डेवलप हुआ है, एम्बोलिज्म डेवलप हुआ है, या पेशेंट की डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर जैसे उन्होंने हमें यहाँ दिया कि टॉप्सी पे हमें सेरेब्रल पेटिकियाए मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो कॉज होगा वो क्या होगा? फैट एम्बोलिज्म। बोन फ्रैक्चर के बाद, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के बाद कॉज ऑफ डेथ विल बी फैट एम्बोलिज्म। Pregnant lady with labor pain and obstructed labor was taken to the hospital but died before reaching to hospital. Most likely cause, pregnant lady में क्या cause होता है? amniotic fluid embolism. दैट इज़ द बी ऑप्शन। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो अगर वो हमें हिस्ट्री दे देते हैं कि ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग जो है वो डिलीवरी अगर उसकी डेथ हो रही है, ठीक है, तो फिर हमारे पास कॉज क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, इमीडिएट डेथ हो रही है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़, अच्छा यहाँ थोड़ी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एयर एम्बोलिज्म जो होता है उसमें हमारे पास हिस्ट्री होती है कि किसी के हमने जो सीवीपी लाइन पास की है, ठीक है, और सीवीपी लाइन पास करने के बाद क्या हुआ? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है। ठीक है, तो एयर एम्बोलिज्म क्या है कि एयर का एम्बोलिस जो है वो एंटर हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स, ठीक है, जैसे कि हमने जो सेंट्रल वेनस लाइन को पास किया। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी अगर हमारे पास हो और उसमें लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर भी हो जाए, ठीक है, अब लेडी क्या है? प्रेग्नेंट भी है और उसमें क्या है? लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर भी है। अब हम कन्फ्यूज़ होंगे कि हमने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म लगाना है कॉज, या फिर हमने फैट एम्बोलिज्म लगाना है, क्योंकि इसमें लॉन्ग बोन फ्रैक्चर भी आ गया जिसमें जो फैट एम्बोलिज्म कॉज करता है। प्रेग्नेंट लेडी है तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी हो सकता है। अगर तो वो आपको ऑप्शन में देते हैं कि डाइड ऑन द वे टू हॉस्पिटल विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर वो क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। या ड्यूरिंग लेबर अगर उसकी डेथ हुई, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, तो उसके अंदर कॉज क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। क्योंकि फैट एम्बोलिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है कि फैट एम्बोलिज्म में डेथ जो है 3 to 4 डेज़ के बाद हो रही होती है। ठीक है, तो अगर उसमें एक्सीडेंट हुआ है प्रेग्नेंट लेडी का और उसके बाद उसकी बोन फ्रैक्चर भी हो गया और उसकी डेथ भी हो गई है, और अगर वो कहते हैं इमीडिएट डेथ है तो कॉज अगेन एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। लेकिन अगर डेथ 3 to 4 डेज़ के बाद हो रही है तो फिर उसमें कॉज क्या होगा? क्योंकि लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो कॉज फैट एम्बोलिज्म होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, मसल इन द ग्रेटर शर्टिक फोरामेन। ठीक है, तो ग्रेटर शर्टिक फोरामेन के अंदर यहाँ पर एक ही मसल ने दिया हुआ है, पेरिफॉर्मस, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQ in the past paper. Next MCQ, patient had road traffic accident and fracture of ilium and sacrum. Which structure is likely to get damaged in the pelvis? ठीक है, ilium और sacrum के फ्रैक्चर की वजह से कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा? रेक्टम। नेक्स्ट MCQ इज अ बॉक्सर गॉट ब्लो एंड मैंडिबुलर फ्रैक्चर जस्ट बिफोर द मैंडिबुलर फोरामेन विल कॉज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लोअर टीथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इन्फीरियर एल्व्यूलर नर्व है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, वो जो है उसका डैमेज होगा और उसकी वजह से क्या होगा? सेंसेशन ओवर द लोअर टीथ जो है वो लॉस हो जाएंगी। पेशेंट प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन सिम्टम्स रिवर्स्ड आफ्टर विद स्ट्रिप्टोकाइनेस। ठीक है, आफ्टर माइकार्डियल इंजरी व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन इन हाइपोक्सिया? अगेन हाइपॉक्सिया के अंदर क्या बायोकेमिकल चेंज होगा? माइकार्डियल इन्फेक्शन के बाद हाइपॉक्सिया के अंदर क्या होगा? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में चेंज हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट MCQ इज द क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस इज ग्रेटर ऑरिक्यूलर एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। अ पेशेंट विद सेवियर हेडेक, वॉमिटिंग एंड नेक स्टिफनेस, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर ऑन लंबर पंक्चर, देयर वाज ब्लड स्टेन CSF। ठीक है, तो ब्लड स्टेन CSF जो होता है जिसको उसको डायग्नोस्टिक फीचर होता है किसका? सब अरेक्नॉइड हेमरेज का। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मोस्ट रिपीटेड MCQ। ड्रग गिवन इन ए 70-year-old फीमेल विद इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के लिए वैसे अगर हम देखें तो हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना वो रेमेंटाडीन वगैरह होती है, एमेंटाडीन। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर वैसे कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, तो फिर हम ए साइक्लोवर जो है कि हमारी एंटीवायरल ड्रग ठीक है वो दे देंगे इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए। नायसिन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। नायसिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नायसिन की डेफिशिएंसी से हमारे पास प्लेग्रा होता है। प्लेग्रा में क्या होता है? डर्माटाइटिस होता है, डिमेंशिया होता है और डायरिया होता है। ठीक है, तो डिमेंशिया क्या है? CNS डिफेक्ट्स कॉज करती है, तो नायसिन डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी? CNS डिफेक्ट्स। टेस्ट सेंसिटिव टू एस्थमा। टेस्ट सेंसिटिव टू एस्थमा क्या? FEV1 और FVC का टेस्ट हम करेंगे, तो एस्थमा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है तो FEV1 और FVC रेशियो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। A group of mice was taken an injection of plastic hydrocarbon was given this work as an initiator in the process. Initiator वर्क करता है किस तरह? इनिशिएटर के दो काम है। ठीक है, ये MCQ भी बार बार हमारे पास जो है पास पेपर्स में रिपीट हुआ है। इसमें दो तरह से आता है। एक में वो पूछते हैं कि इनिशिएटर वर्क है, तो अगर आपके पास ऑप्शन में है मेमोरी प्रोड्यूस तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन में है परमानेंट DNA डैमेज। ठीक है, इनिशिएटर क्या करता है? इनिशिएटर दो काम करता है। एक तो इनिशिएटर जो होता है वो परमानेंट DNA डैमेज कॉज करता है। ठीक है, इनिशिएटर क्या कॉज करता है? परमानेंट DNA डैमेज कॉज करता है। और इनिशिएटर क्या करता है? मेमोरी प्रोडक्शन कराता है, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो दीज टू बोथ ऑप्शन है करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मेमोरी प्रोड्यूस। ठीक है, सो दिस विल बी करेक्ट। और अगर पूछा जाए कि प्रोमोटर क्या करता है, तो प्रोमोटर जो है वो DNA डैमेज नहीं कॉज करता, परमानेंट DNA डैमेज कॉज नहीं करता। वो ऑलरेडी डैमेज जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर ही काम कर रहा होता है कि यानी कि वो क्या करता है? क्लोनल प्रोलिफरेशन कराता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए प्रोमोटर के बारे में तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? D ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके, यहाँ पर उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन दी है। इनिशिएटर्स क्या करते हैं? इनिशिएटर्स का दो काम इंपॉर्टेंट है। एक तो ये परमानेंट DNA डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है, ज़रा परमानेंट DNA डैमेज कॉज करेंगे तो इरिवर्सिबल होंगे और इनकी मेमोरी होती है। ठीक है, प्रोमोटर्स क्या करते हैं? दे डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन DNA, और ये क्या करते हैं कि ऑलरेडी इनिशिएटेड डैमेज सेल्स की क्लोनल प्रोलिफरेशन कॉज करते हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं, इनका इफेक्ट रिवर्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर CS सर्विक्स। CS सर्विक्स कौन कॉज करता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 जो है CS सर्विक्स कॉज कर रहा होता है। DNA इज ऑफन डैमेज कॉजिंग कार्सिनोजेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DNA रिपेयर जीन। तो DNA रिपेयर जीन कौन सा है? P53 जो है वो DNA रिपेयर जीन होता है। 4 month old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद 70% ऑफ द बॉडी वेट, फैटी लिवर, एब्डोमिनल एडिमा, डिपिगमेंटेशन। अब हमारे पास क्या है? ये उन्होंने हमें फीचर्स में क्या दिया है? एक तो क्या है? 70% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, और फैटी लिवर है, उसका फैटी लिवर है। ठीक है, पहला क्लू पॉइंट हो गया। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई है। ठीक है, और पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन हुई है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस किसकी तरफ जाते हैं? क्वाड्रिकॉर की तरफ जाते हैं। क्वाड्रिकॉर के अंदर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन भी हो जाती है। ठीक है, और फैटी एब्डोमिन हो जाता है। ठीक है, लिवर फैटी लिवर होता है, वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एडीमा डेवलप हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी B, दैट इज क्वाड्रिकॉर। रेज्ड IgE लेवल इन विच हाइपर सेंसिटिविटी। IgE कहाँ पर? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उसमें IgE लेवल रेज्ड होते हैं। नेक्स्ट MCQ, इन एलर्जिक रिएक्शन हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम विच सेल्स। हिस्टामिन कौन से सेल से रिलीज होती है? हिस्टामिन जो है मास्ट सेल से रिलीज हो रही होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। इम्यूनोग्लोबुलिन प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इन ट्रांसवर्स कट सेक्शन विच स्ट्रक्चर इज नॉट विजिबल एट T11 बट विजिबल एट T12 बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, तो अगर हम देखें जो T12 के लेवल पे हमें मिल रहा होता है, ठीक है, T12 के लेवल के ऊपर जो हमें मिल रही होती है बिहाइंड द स्टमक, वो क्या होती है? स्प्लीन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है स्प्लीन। करेक्ट ऑप्शन होता है जो ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है वो है टेल ऑफ पेनक्रियास, लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं दी हुई तो फिर हमारे पास ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं स्प्लीन। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ग्रे मैटर ऑफ द CNS। ठीक है, CNS के ग्रे मैटर के अंदर मोस्ट अबंडेंट सेल्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स की कौन सी टाइप होती है? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स।